नमस्कार, ईएमए से खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भोपाल संभागायुक्त मनोज श्रीवास्तव जी। इनसे बात करेंगे शासन और प्रशासन से जुड़े कुछ मुद्दों पर। मनोज जी, ईएमए से खास मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक्स। शुरुआत करते हैं। पिछले एक महीने से राजधानी में काफ़ी उथल पुथल मची है अवैध निर्माणों को लेकर। एक बड़ी कार्रवाई अभी प्रशासन ने की है। क्या उस कार्रवाई के बाद प्रशासन कुछ और कार्रवाई करने जा रही राजधानी में, जो अवैध निर्माण राजधानी में हुए उन पर? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कार्यवाही एक महीने से उथल पुथल नहीं मची है। आप ध्यान से देखें तो पिछले एक साल से मची हुई है। एक साल से लगातार हम लोगों ने जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है और जो अवैध निर्माण है उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और बहुत से निर्माण तोड़े हैं और बहुत सारी शासकीय ज़मीनों को कब्जे में लिया है। विभिन्न शासकीय ज़मीनों पर किए गए घोटाले भी जो हैं इस बीच उजागर हुए हैं और कुछ पेपरों ने तो स्वयं ही प्रकाशित किया है। हालांकि कभी हमने उसकी इस तरह से गणना नहीं की, लेकिन कुछ पेपरों ने स्वयं ही प्रकाशित किया है कि प्रतिमाह करीब 2000 करोड़ की ज़मीन जो है शासन ने अपने कब्जे में ली है। तो इसलिए ये एक सुव्यवस्थित कार्यवाही का अंग है। उसमें उसको हम लोग किसी महीने विशेष से जोड़ कर नहीं देखते, प्रशासन की नियमित कार्यवाही का अंग है जी मनोज जी, भोपाल में पिछले एक दशक से बिल्डर्स ने जितनी स्वीकृति निर्माण कार्य की ली है, उससे ज़्यादा निर्माण कार्य करके लोगों को ठगा है। जिनको ठगा गया है, जिनको नुकसान हुआ है आम लोगों को, क्या प्रशासन उनको कुछ मुआवजा राहत देने की योजना बना रही है? एक तो ये चीज़ है कि यदि ठगा गया है उन्हें, इफ़ दे फील चीटेड, तो सबसे पहले उनको जो है चीटिंग की शिकायत जो है FIR वो थाने में कराना चाहिए। यदि अपने उस बुनियादी नागरिक जो है कर्तव्य का वो पालन नहीं करेंगे तो फिर बाद में उनको बहुत तरह के कंप्लेंट्स करने का अधिकार नहीं रह जाता। ये ज़रूर है कि हमारी व्यवस्था इस तरह की है कि उस व्यवस्था में हम लोग बायर बिवेयर के सिद्धांत पे चलते हैं। हम लोगों का मानना ये है भारत में कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें जो सिद्धांत है वो है कैविएट एम्प्टर का, यानी जो ख़रीदार है उसको माल को ठोक बजा के ख़रीद के लेना चाहिए। तो इसलिए जो है उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है, उससे किसी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। बट एट द सेम टाइम इस यदि मामले में जो है चीटिंग के तत्व हैं, यदि मामले में इस तरह की फ्रॉड के तत्व हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तय नहीं की जा सकती है। बल्कि यदि आप देखें तो मंजू भाटिया विरुद्ध न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में जिसमें कि ऐसे ही अवैध निर्माण के कारण 4 फ्लोर्स जो हैं तोड़ दिए गए थे, तो उनके जो फ्लैट ओनर्स थे उनको बिल्डर से 60 लाख रुपया प्रति फ्लैट जो है उन्होंने हर्जाना दिलवाया था। कुल राशि प्लस कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन दोनों को मिलाकर जो है, कॉस्ट प्लस एस्केलेशन दोनों चीज़ों को मिलाकर उनको बिल्डर को ये देना पड़ा था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है क्रेता के ऊपर आरोपित कोई दायित्व है कि वो सावधानी रखे। इसके साथ साथ ये भी है कि किसी को भी भारत में किसी के साथ छल करने का, फ्रॉड करने का अधिकार नहीं है, और जो ऐसा करता है वो अपनी जोखिम पे करता है और अपनी जोखिम के सदमे झेलने के लिए उसे तैयार भी रहना चाहिए। मनोज जी, जो अवैध निर्माण सालों से राजधानी में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के से जुड़े लोग, अधिकारी हुए, कर्मचारी हुए, बिल्डर्स के साथ उनकी मिलीभगत रही होगी। अगर ऐसा चिन्हित होता है, कोई इसमें सामने आता है, तो क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा? इनफैक्ट की भी है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 5 प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है। तो इसलिए हम लोगों का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि वो अधिकारी, those who were making the hay when the sun was shining, तो उन लोगों को के साथ किसी भी तरह की हमदर्दी की जाए। यदि वो दोषी हैं, यदि उनकी संलिप्तता है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी। गेहूं की खरीदी के लिए जो भी बारदाना किसानों को लेट उपलब्ध हो पाया है, उससे कहीं ना कहीं उनकी खरीदी पर जो शासन को करना है उसमें प्रभाव पड़ा है। तो क्या उनको कुछ समय किसानों को देने की योजना
या प्लान आपकी नहीं, तरफ से ऑलरेडी हुआ है? बहुत समय दिया जा चुका है और अब तो बारदाने की किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही है। बारदाने जो जिलों के विभिन्न आंकड़े हैं उससे पता लगता है कि बारदाने जो हैं उनका सरप्लस अभी जिलों के भीतर ही शेष है। जो ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होगी वो जिलों के भीतर इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की परेशानी है और वो भी बहुत हद तक हल कर दी गई है। बल्कि कुछ जगहों पे जहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था देखी गई थी तो उसमें संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके हमने उनको निलंबित भी किया है। इसलिए अब बारदाने की समस्या नहीं रह गई है। और जो अब तो लगभग हम उपार्जन के सीज़न के बिल्कुल अंत में ही आ रहे हैं। अभी 31 तारीख आखिरी दिन है और जिस तरह से उपार्जन हुआ है इस बार वो मध्य प्रदेश के इतिहास में जो है इतना बड़ा उपार्जन नहीं हुआ कभी। हम लोग करीब 44 लाख मीट्रिक टन जो है पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है अभी तक उपार्जन। और पिछले साल जबकि 35 लाख ही हुआ था और इस साल जबकि पिछले साल का करीब 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न गोडाउन्स में भरा हुआ था। इसके बावजूद जो है इतना बड़ा उपार्जन जो है 44 लाख मीट्रिक टन का संभव हो पाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसानों को इस बार जो है डायरेक्ट भुगतान उन्हीं के ही खातों में किया गया है। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि इससे किसान के पास बहुत सारी राशि जो है पहुंची है और हम लोग मिडिल मैन वगैरह को अवॉइड कर सकें हैं इसके मामले में। तो उपार्जन का ये अंतिम कुछ दिन है। अब हमारे पास जो बेसिक चुनौती रह गई है वो ये है कि जो ओपन कैप में पड़ा हुआ है, जो खुले में पड़ा हुआ गेहूँ है, उसको जो है प्री मानसून शावर्स से किस तरह से उसको बचाया जाए। तो उसके लिए कार्यवाही लगातार जारी है। तारपोलिन ट्रेंचिंग की एक संयुक्त व्यवस्था की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि अभी किसी भी इस तरह के नुकसान से जो है हम अपने गेहूं को जो उपार्जित किया गया है उसको बचाएं। उसमें 15 जून तक हम लोगों की कोशिश ये है कि हम अधिकतम परिवहन कर दें। किसानों की सुविधा के लिए इस बार ये किया गया था कि उनको खरीदी के तत्काल बाद जो है राशि उपलब्ध कराई दी जाती थी, लेकिन फिर जो उपार्जित हुआ गेहूं है चूँकि वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और इस संपत्ति की रक्षा करना जो हम लोगों का कर्तव्य है, उस दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्थाएं वो की जा रही हैं। लेकिन मनोज जी, अभी अचानक आंधी तूफान और बारिश से खुले में पड़ा किसानों का कुछ गेहूं उसका नुकसान हुआ है उनका, तो क्या शासन ऐसे किसानों को जिनको नुकसान हुआ है भीगने से तो कुछ राहत देने की या मुआवजे देने की कोई ऐसी? नहीं, किसान तो अपना मूल्य लेकर विदा हो गए हैं, उनका नुकसान नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि इसको नुकसान अभी नहीं कहेंगे, इट इज़ प्रीमेच्योरिस्ट से नुकसान। वो अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि गेहूँ भीगा है और बारिश से एक्सपोज हुआ है, लेकिन जो है उसके कारण अभी जो है वो नुकसान वाली स्थिति में नहीं हुआ। नुकसान तब होता है जब मूसलाधार बारिश हो लगातार कुछ दिनों तक और जिससे गेहूं इस स्थिति में हो, उसका एक्सपोजर पानी की इतनी इंटेंसिटी हो और पानी इतनी अवधि तक हो कि वो जो है गेहूं की क्वालिटी बिगाड़ सके, तब उसको नुकसान कहते हैं। अभी जिस तरह की छिटपुट बारिश हुई है उसमें जो नीचे वाली जो थैलियां हैं या नीचे वाले जो बोरे हैं उनको यदि पलट दिया जाता है और वहाँ से हटा दिया जाता है तो गेहूं को बचाया जा सकता है। तो अभी वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन हम लोग सावधानी पूरी रख रहे हैं। पेयजल पर थोड़ी हम बात करेंगे। पेयजल संकट वैसे है ही और गहराता आगे उम्मीद है कि और गहरा होगा पेयजल संकट, जैसी स्थिति अभी बनी हुई है। क्या कुछ प्रशासन इस दिशा में कर? हाँ, हम लोगों ने शुरू में ही इस बात का ध्यान रखा हुआ था कि पेयजल की समस्या जो है वो जो गर्मियों में आती है तो कुछ इस बार विशिष्ट प्रयत्न भी किए थे हम लोगों ने। बहुत पहले से ही हमने कोलार का, केरवा का बहुत सारा पानी जो है वो सुरक्षित रखा हुआ था भोपाल के पेयजल आवश्यकताओं के लिए। तो और उसको जो है हम लोग नियमित रूप से भोपाल के बड़े तालाब में डाल भी रहे हैं पानी को। तो उसके कारण आज ये स्थिति है कि 2009 की तुलना में हमारे जल स्तर जो है करीब 4 इंच ज़्यादा ही है उसका। तो और अभी नर्मदा जो है वो बहुत जल्द भोपाल तक आने की जो है पूरी कोशिशें की जा रही हैं। नर्मदा योजना की जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है उसको लगातार लग के जो है पूरा कराया गया है। बहुत जल्द उसका लाभ भी जो है भोपाल के रहवासियों को मिलने लगेगा।
फिर इसके साथ इस बार ये भी आदेश दिए गए थे कि जितने भी ऐसे हैंडपम्प्स हैं, बोरवेल्स हैं जो सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, तो निजी लोगों के द्वारा बना दिए गए हैं, खुद के लाभ के लिए बना दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने उस माध्यम से अतिक्रमण किया है, तो ऐसे सारे बोरवेल्स का जो है को राजसात कर लिया जाए। तो वो राजसात किया गया है और उसका भी लाभ जो है वो मिला है। पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अनुसार जो विभिन्न कलेक्टरों ने अपने अपनी जिलों में विभिन्न किस्म के आदेश जारी हुए हैं और ये हैंडपम्प्स को खोदने का काम जो है वो बहुत पूरी रफ्तार में चल रहा है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस पेयजल संकट से हम लोग सफलतापूर्वक निपट सकेंगे। जहाँ पर जल उत्खनन से काम नहीं चल पा रहा है, जहाँ कोई बोर वेल नहीं हो पा रहा है जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण, वहाँ परिवहन के विकल्प को जो है आजमाया जा रहा है। जी मनोज जी, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ अमूमन 15 से 16 घंटे बिजली नहीं रहती है। पेयजल संकट गहरा है, जैसी स्थिति राजधानी में है, गांव में और बदतर स्थिति है। क्या कैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? नहीं, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आइडियफर ये स्थिति नहीं है कि 15 से 16 घंटे तक बिजली नहीं रहती है। बिजली का प्रदाय जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल रिकॉर्ड पे होता है, उसका बिल्कुल कहना चाहिए कि कंप्यूटेशनल है वो और उसको उसकी आप गणना कर सकते। टैरिफ जो आया है अभी कल ही उसमें 16 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट नहीं रहेगी। अब ये कल ही की उसमें है, संभाग स्तर जिले स्तर पर 8 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे का। नहीं वो नहीं है। आप थोड़ा सा उसमें फ़र्क कीजिए। वो बात जो कर रहे हैं वो कृषि के लिए बिजली देने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कितनी उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए वो स्थिति नहीं है। और बिजली जितनी भी दी जा रही है वो पूरी रिकॉर्डल होता है उसका, वो छुपाई नहीं जा सकती है और पूरी वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, उसमें कोई किसी तरह का मैनुअल इंटरवेंशन भी नहीं है। तो इसलिए जितनी बिजली दी जा रही है वो सब रिकॉर्ड पे है और वो आपके इस कथन का खंडन करती है कि गांव में जो है 15 से 16 घंटे बिजली नहीं मिल रही। लेकिन ये है कि जो उसके कारण जो आप कह रहे हैं कि जो पेयजल की उपलब्धता पर जो नल जल परियोजनाएं जो हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो हम लोगों की एक चिंता का विषय रहा है और इसलिए बहुत सारी नल जल परियोजनाओं को हम लोगों ने इधर उधर से राशि भरवा कर जो एमपी जो एससीबी की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके द्वारा जारी किए गए बिलों के अगेंस्ट में वो राशि हम लोगों ने भरवाई है और बहुत सारी नल जल परियोजनाओं को हम लोगों ने पुनर्जीवित किया है। वो नल जल परियोजनाएं इसी आधार पर बंद हो गई थी कि वो बिजली बिल अपना नहीं पटा पाई थी, तो उसके लिए फिर दूसरे संसाधनों से इधर उधर से कहीं से भी राशि जोड़कर ये लक्ष्य बनाया गया कि उनको पुनर्जीवित किया जाए। बहुत सारी नल जल परियोजनाएं पूरे संभाग में जो है पुनर्जीवित इस अभियान के तहत हुई हैं। ये थे भोपाल संभागायुक्त मनोज श्रीवास्तव जी। इन्होंने शासन और प्रशासन से जुड़ी काफ़ी मुद्दों पर बातचीत की। कैमरामैन परवेज के साथ राजेश सक्सेना, EMS TV न्यूज़ भोपाल।